नमस्कार राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजू जी। राधिका जी, बड़ी मुश्किल से ऐसा लगता है कि प्रियंका वाड्रा को टिकट मिल गई आखिरकार और उन्होंने नामांकन पर्चा भर दिया। क्या लगता है आपको, जिस तरह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 35 साल से मैं परिवार के बाकी लोगों के लिए कन्विंसिंग कर रही थी, यानी कि साफ लग रहा था कि उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो ये जो नंबर उनका आ गया है, इसको लेकर आपको लगता है कि परिवार के अंदर कहीं कोई घमासान जरूर हुआ होगा? देखिए वो जिस कल्चर से आती है, जो इटालियन कल्चर है, वहां पे क्या होता है ना, जो इटालियन माएँ होती हैं वो हाय मेरा बेटा एक सिंड्रोम है वहां पे, कि बेटा सबसे पहले। और वहां के कल्चर में ऐसा भी होता है कि बहुएं अधिकतर सारा अपना, उनकी झड़प रहती है अपनी मदर इन लॉ से, वो कंपटीशन रहता है कि पति का और माँ बेटे का दोनों में से ज्यादा ध्यान कौन रखेगा। ये इटालियन कल्चर है। वहां पे जो है कि माँ और सास और बहू के अंदर कंपटीशन रहता है, हमारे सास बहू सीरियल से भी ज्यादा, कि कौन लड़के का ज्यादा ध्यान रखेगा। तो एक वहां पे एक सिंड्रोम है हाय मेरा बेटा वाला। तो वो कभी भी बेटी को आगे नहीं आने देंगे। हालांकि कहते हैं कि हिंदुस्तान में बेटे को ज्यादा पूजा जाता है कि बेटा हो और बेटा सब कुछ है, पर इटली में जहां तक मैंने देखा है और जितना मैं गई हूँ और मैंने वहां का कल्चर पढ़ा है, वो वैसा है। तो उसी का हमने उदाहरण यहाँ पे देखा, क्योंकि मैं तो लगातार देखती भी आई और ये देखने को मिला कि किस तरीके से जो लड़की बहुत छोटी सी उम्र से मेहनत करके आई और रायबरेली, तो उन्होंने सारा काम किया। सोनिया जी तो जाती नहीं थी, प्रियंका गांधी जी ही वहां पे सब कुछ करती थी। तो हालांकि इन सबके फैक्टर्स को देखते हुए फर्स्ट ऑप्शन आफ्टर सोनिया गांधी जी वहां पे प्रियंका जी होनी चाहिए थी। एंड जो वायनाड ने राहुल गांधी के लिए किया, मतलब जब उत्तर प्रदेश ने हाथ छोड़ दिया, जब पूरे देश ने साथ छोड़ दिया, तो वायनाड ने राहुल गांधी का हाथ थामने का काम किया और उसी वायनाड का हाथ छोड़ने का काम राहुल गांधी ने कर दिया। और टेक्निकली उनको रायबरेली छोड़ के प्रियंका वाड्रा को वहां से अब इलेक्शन लड़ने देना चाहिए था, कि भाई दिखा दिया कि मैं यूपी से जीत के आ गया, लेकिन क्योंकि वायनाड ने मेरा हाथ थामा था तो मैं वायनाड का हाथ नहीं छोड़ता। ये अगर कोई इंसान होता जिसके अंदर सेंसिटिविटी होती, इमोशंस होते, लगाव होता अपने लोगों के साथ, वो ऐसा करता। लेकिन जो मैं मानती हूँ जो हार्टलेस होगा, कोल्ड हार्टेड होगा, वो उन लोगों को सबसे पहले छोड़ेगा जो मुसीबत में उनका साथ दे रहे थे, और वापस दूसरी जगह। भाई ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो हम कोट्स वगैरह पढ़ते हैं ना आजकल इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, ये राहुल गांधी और उनका परिवार उस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हालांकि दुनिया ये कहती है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका वाड्रा को लेकर आना चाहिए, पर मैं कहती हूँ वन वर्स देन दी अदर। हमने दोनों के साथ काम करके देखा हुआ है, एंड दोनों के दोनों केपेबल नहीं है, ना पार्टी चलाने के ना देश चलाने के। देश तो बहुत दूर की बात है, अपनी पार्टी ही चला ले, वो ही केपेबिलिटी नहीं है। पर अगर वायनाड की सीट की बात करें, वो तो सेफेस्ट सीट है गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहां पर तो जो आप वीडियोस देखें, फोटोग्राफ्स देखें कल के उनके रोड शो की, तो वहां तो सिर्फ हरे झंडे ही नजर आ रहे थे। 40% हाँ, पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो इससे अच्छा जगह तो शायद प्रियंका वाड्रा को भी कोई नहीं मिल सकती थी, राहुल को भी नहीं मिल सकती थी। 45% मुस्लिम पॉपुलेशन है। एंड बहुत दुख की बात थी कि जब वो अपनी रैली निकाल रही थी, हमने भी वीडियोस देखे थे टीवी पे, कहीं पे भी तिरंगा लहराते हुए नहीं दिखा, कहीं पे भी कांग्रेस का झंडा लहराते हुए नहीं दिखा। हम्म। अरे आप क्या अपने तिरंगे से, और आप कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने देश के लिए अपना जीवन दे दिया, इस तिरंगे के लिए तो लड़ रहे थे ना वो। तो आज वो बिल्कुल। तिरंगा आपकी रैली से गायब हो गया, तो आप किस हक से कहते हैं कि हम वो पार्टी है जिसने इस देश की आजादी दिलाने का काम किया। क्या इस दिन के लिए आजादी दिखाई थी कि तिरंगा विल बी रिप्लेस्ड बाय द जो भी फ्लैग वहां पे चल रहा था। और अपनी ही पार्टी का फ्लैग जिन्होंने नहीं रखा, तो वो अपनी पार्टी के बारे में क्या सोच रखते हैं। देश छोड़िए, अपनी खुद की पार्टी जो उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका तक झंडा नहीं था। और मेरा ये मानना है, और आई एम श्योर ऐसा देश की जनता भी सोचती होगी, राहुल गांधी जो चैंपियन बन कहलाते हैं, खुद स्वयं स्वघोषित चैंपियन कहलाते हैं कि मैं भाई लोगों के हक की लड़ाई की बात करता हूँ, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। ये नारा हमने देखा था, जितनी आबादी उतना हक, लगातार सुनने को मिला था कि कराइए कास्ट सर्वे, रिलीजन बेस्ड सर्वे, जिसकी जितनी आबादी उतना हक। अब आबादी के हिसाब से 45% अगर मुस्लिम वहां पे है, तो पहला हक वहां पे टिकट का एक मुस्लिम कैंडिडेट का बनता था कांग्रेस की तरफ से, बिल्कुल। चाहे महिला हो या लड़का हो, तो हम्म। उनको देना चाहिए था। पर वहां पे भी
वो किसी अपने कार्यकर्ता का हक खा गए। क्यों, क्या पूरे देश में प्रियंका वाड्रा छत्तीसगढ़ से ही लड़ लेना, छत्तीसगढ़ से तो इतना पैसा उनके पास आया है, अब थोड़ी जाके छत्तीसगढ़ की सेवा कर लेती अगर मौका देती। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जब जिनका पैसा लूटा है उन्होंने भूपेश बघेल के थ्रू, शायद कोई वोट मिल पाते हैं। वो क्यों, मेरा तो ये मानना है कि वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बाहर आई है, जो सीटें बढ़ी है लोकसभा में, वो प्रियंका वाड्रा की वजह से। बाई इलेक्शन थे 10 सीटों पे, आने वाले 9 की डिक्लेयर हो चुकी है, उसी में ट्राई करके देख लेती, मजा आता ना। क्योंकि पिछली बार भी वो मुख्यमंत्री चेहरा तो थी उत्तर प्रदेश का, वो तो जैसे जैसे रिजल्ट सामने आने लगा तो वो बैकफुट पे चलेगी, वरना तो डिक्लेयर हो रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका वाड्रा, सब जगह गुहार यही हो रही थी। तो उस हिसाब से तो उनको यहाँ लड़ना चाहिए था। कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, और मैं मानती हूँ अगर वो विधायक बन के आती उत्तर प्रदेश से तो वो ज्यादा अच्छा काम करती, क्यों नहीं ट्राई किया। लेकिन चलिए खैर, लोगों का हक मारने का काम तो कांग्रेस पार्टी लगातार से करती आ रही है। 1 रुपए भेजते थे राजीव गांधी और मिलता कितना था ये स्वयं ही मानते हैं, वो तो हक मारने का लेकिन काम जनता का। राधिका जी, ये जो 9-10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, यहाँ पर आप कह रही हैं कि प्रियंका को लड़ना चाहिए था, वहां तो कांग्रेस को लाले पड़े हुए हैं, एक सीट देने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव। और ये भी ऐलान कर दिया कि अगर कोई खड़ा भी होगा तो भी साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेगा। तो वहां तो और दुर्गति हो चुकी है कांग्रेस की। देखिए ना, देश की सबसे पुरानी पार्टी, कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, आज उसका क्या हाल हो गया है। देश की जनता उसको नकार रही है, उनके साथी इंडिया अलायंस के लोग वो तक नकार रहे हैं। आपने देखा था जब हरियाणा की काउंटिंग हो रही थी तो सुबह 7:30-8 बजे तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश वगैरह सबको, सारे चैनल के एंकर्स को जलेबियां बांटने की बात कर रहे थे। हम आपके यहाँ जलेबी पहुंचवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को जलेबी पहुंचा रहे थे। 1-1.5 घंटा बीता बीता मातम छा गया। और वो 1-1.5 घंटे के बाद सबसे पहला प्रहार आया शिवसेना की तरफ से। प्रियंका चतुर्वेदी जी का बयान आया कि कांग्रेस पार्टी अकेले मोदी जी का सामना, भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकती। फिर संजय राउत जी का बयान आया कि कांग्रेस केपेबल नहीं है लड़ने के लिए। उसके कुछ ही देर में 1 और घंटा बीता, सडनली टीवी पे फ्लैश आया, यहाँ काउंटिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक तरफ जम्मू कश्मीर, एक तरफ हरियाणा के। सडनली नीचे बाय लाइन आती है कि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी। और मजेदार बात ये, वो 6 सीटें जिसपे कांग्रेस आंख गड़ाए बैठी थी और बिल्कुल कि हम हरियाणा की सरकार बनाएंगे, वो लिस्ट तैयार बैठी थी केसी वेणुगोपाल के ऑफिस में साइन होके, बस चुनाव का नतीजा आते ही साथ साथ वो लिस्ट रिलीज होने वाली। और क्या हुआ, उन्हीं 6 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। तो साफ हो गया बहुत क्लैरिटी से कि कोई भी नहीं मान रहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो देश चला सकते हैं। और आने वाले समय में देखिएगा, थोड़े दिन में ये लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर लड़ने वाले हैं, उनका इस्तीफा भी मांग लेंगे। तो ये साफ है। और अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, आपको याद होगा पहले भी अखिलेश यादव साहब ने तो कई बार कहा। अब मध्य प्रदेश का चुनाव आपको याद होगा, साल भर पहले हुआ था, उन्होंने तो कहा था चिरकुट क्या क्या बातें चिरकुट का। पार्टी, और क्या क्या अखिलेश वखिलेश चिरकुट है, इनके बस की नहीं है। और मेरे को तो मुलायम सिंह यादव जी की बात भी याद आती है, जो हमेशा से कहते थे कांग्रेस पहली ताक में हम लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई भेजती है। अब सब कुछ छोड़ के वो बातें भूलेंगे थोड़ी अखिलेश जी, उनके पिताजी जो कहते थे कांग्रेस ईडी सीबीआई भेजती, तो कहीं ना कहीं। और वो अखिलेश वखिलेश का बदला भी मौका मिल गया कि जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस से चल रहे थे। अच्छा, कांग्रेस के अंदर ना एक खासियत है, इतना एरोगेंस है कि दो 99 पे क्या पहुंचे, उन्होंने सोचा कि हमने तो जी सरकार बनी। वैसे ये डिक्लेयर तो यही कर रहे थे कि भैया हमने सरकार बना चुके हैं, जैसे कि ये डिफैक्टो प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, ऐसे बिहेव कर रहे थे। और राहुल गांधी के आसपास के जो उनको कहते हैं ना, जो लीडर होता है वो अपने आसपास जो अपने एडवाइजर्स रखता है उनसे जान जाता है। जिसके एडवाइजर जयराम रमेश जैसे हो, जो प्रधानमंत्री पर भद्र टिप्पणियां करते हैं और राहुल गांधी को ये बिलीव कराते हैं कि हम जीत गए हैं, तो फिर यही नतीजे होने हैं कि साथ वाले लोग कहेंगे कि भैया हम आपको एक भी सीट नहीं देने वाले। आगे आगे देखिए, अभी दिल्ली का चुनाव आने वाला है, उसमें भी क्या हाल होने वाला है। पर राधिका जी, ये जो 2 लड़के यूपी के बड़ा नारा दिया गया था, आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी ये सब हुआ। फिर इस बार भी लग रहा था कि दोनों बड़े साथ साथ आ रहे हैं, याद है उनकी रैलियों में इतने हंगामे हो रहे थे, फिर भी दोनों मंच पर बैठकर बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे। तो अचानक से क्या हो गया? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश को लग रहा है कि हरियाणा में जो हाल हुआ कांग्रेस का, वो कहीं आना हो जाए? देखिए, जमीन यहाँ है तक कांग्रेस सिर्फ 2 लड़के। अरे आपको पता है जब लोकसभा के चुनाव थे तब तो करण अर्जुन के पोस्टर लग चुके थे। इतना प्यार करण अर्जुन के, मतलब आप देखते ना अगर वो होर्डिंग्स को, जो रायबरेली और अमेठी में लगे थे जब इन दोनों की रैली थी, मैं तो हैरान हो गई थी, मैं उस समय नहीं थी, कि मतलब फिल्मी दुनिया में जीते हैं। इनकी स्टेटमेंट आती है
ब्रिक्स की सारी इशू के ऊपर, तब वो डीडीएलजे की बात करते हैं, पोस्टर लगाते हैं तो करण अर्जुन। एक फैंटेसी वर्ल्ड में कांग्रेस और समाजवादी और इंडिया अलायंस है, खास करके कांग्रेस कि मतलब पिक्चरों की दुनिया में रियलिटी और रियल वर्ल्ड में बहुत अंतर होता है, रियल और रियल से ये फर्क नहीं पड़ पा रहे हैं। लेकिन देखिए जनता बार बार ये जवाब देती आ रही है, और कांग्रेस पार्टी खुद के बलबूते पे नहीं जीती, जिस पार्टी की सिर्फ 2 महज विधायक है असेंबली में, 400 कुछ सीटों में 2, मतलब ये प्रियंका वाड्रा का मैजिक है, जिन्होंने इतनी मेहनत करी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें। और इससे पहले अगर आपको याद होगा कि पहले जब राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में एंट्री करी थी, तब वो भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के आए थे, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में पूरी मेहनत करी थी, उनके टाइम पे भी 8 या 9 सीटों पे आ गए थे। दोनों भाई बहन ने उत्तर प्रदेश, जो एक समय पे गढ़ माना जाता था गांधी परिवार का, सफाया चट कर दिया। अरे जो अपनी कुछ तेनी सीट, दादा परदादा की सीट नहीं बचा पाए, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। और फिर जैसे जैसे नतीजे आए और जब देखा कि कैसे वोटिंग पैटर्न हुआ है, तो अखिलेश यादव जी समझ गए कि देखो पैरासाइट बनके ये हमारी बलबूते पे पिगी बैक करके आ तो गए हैं, इनकी कैपेबिलिटी कुछ नहीं है। और फिर भी ये इस बात को एक्सेप्ट करने की जगह उल्टा एरोगेंस हमें दिखाते हैं। तो कौन कब तक एरोगेंस सहेगा, देश की जनता नहीं सह रही तो इनकी पार्टनर्स क्या सहेंगे। और अखिलेश यादव जी खुद भी सपने देखते हैं, उसके लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा वो होने चाहिए, तो वो क्लैश तो रहेगा ना। आफ्टर ऑल अखिलेश यादव की कैपेबिलिटीज एंड उनका स्ट्राइक रेट इज मच बेटर देन राहुल गांधी। वो अपने बलबूते पे मुख्यमंत्री बन के आए, राहुल गांधी क्या बने आज तक, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी कितने वो तब बन पाए जब बाकी पार्टी के ऊपर पिगी बैक करके इंडिया अलायंस बना के, ऑन हिज ओन तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अखिलेश यादव तो ऑन हिज ओन मुख्यमंत्री बन के आए थे, तो वो क्यों एक किसी ऐसे, मतलब मैं तो मानती हूँ जो भी राहुल गांधी तो सिर्फ एक वो है ना बोझ, क्यों बोझ को लाद के चलेंगे, असलियत तो दिखाएंगे ना सब। पर राधिका जी, क्या वहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी बोझ ही माना जा रहा है कांग्रेस को? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में 115 सीटें मांग रही है कांग्रेस, स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा था, लेकिन फिर अब 80-85 पर बात आकर अटक गई है। वहां पर भी हाँ, शरद पवार भी और उद्धव ठाकरे उनको आंखें दिखा रहे हैं। वो तो पहले जैसे मैंने बताया, हरियाणा का चुनाव के नतीजे 1 घंटा नहीं हुआ था, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत साहब का स्टेटमेंट आ गया था। अब देखिए जो ये सत्ता के लालच में जो अलायंसेस बनाई जाती है वो ऐसी होती है। अब शिवसेना की ओरिजिनल आइडियोलॉजी अगर हम बाला साहेब ठाकरे के शब्दों पे जाए, वो साफ तौर से कहते थे कि मैं अपनी शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, और अगर वो कांग्रेस के साथ मिली या कांग्रेस हुई तो आई विल क्लोज शॉप, आई विल शट शॉप, मतलब मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। लेकिन ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे जी को इतना लालच हो गया उस कुर्सी का कि उन्होंने अपने फादर की आइडियोलॉजी को दरकिनार रख के कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। वरना वोट उनको और मत उनको कांग्रेस के साथ या महाविकास अघाड़ी के लिए नहीं मिला था, वोट उन्हें मिले थे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बने। तो अब तो वही है, ओरिजिनल शिवसेना। कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, जो एक्चुअल में बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं, वो तो शिंदे जी की शिवसेना है, और वो क्लैरिटी से है क्योंकि वो नहीं गए कांग्रेस के साथ। तो वो लोग कब तक एक्टिंग आप एक हद तक ही कर सकते हो ना, धीरे धीरे तो वो असलियत सामने आई जाएगी, खून तो कभी ना कभी फुफकारे मारेगा ही मारेगा। और वो शायद थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है, चाहे वो लालच में एक तरफ उसको रख देते हैं, पर धीरे धीरे बुलबुले उठते हैं। और आप देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पे जीती थी और जो सीटें मांग रही थी, सबसे पहले शिवसेना ने अपनी लिस्ट निकाल दी और वो सीटों बिल्कुल। को डिक्लेयर कर दिया। और मजेदार बात देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी भी दीदी दीदी कर रही है। जिस समय पर चुनाव का समय है, सारे लोगों को सीट्स डिक्लेयर करनी है, उनके महाराष्ट्र के कैंडिडेट इस दुविधा में घूम रहे हैं कि कहां से हम चुनाव लड़ेंगे, कहां तैयारी करें। पूरा की पूरे कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप का कुंभा कहां पहुंचा हुआ है, दीदी दीदी। अरे इतनी सेफ सीट है और आप कह रहे हैं कि वो जीते नहीं है, तो पूरी कांग्रेस को वहां पहुंचने की क्या जरूरत है। ये जो स्लेवरी है ना कांग्रेस के अंदर, जी हजूरी की, हाजिरी लगाने की, उसका हमें लिविंग एग्जाम्पल अभी केरला में देखने को मिल रहा है। और कैसे मारा, अब देखिए अभी तक पहली लिस्ट नहीं आई है उनकी। मुझे तो लगता है कहीं सीटें और कम ना हो जाए, जितनी देर ये लगाएंगे बाकी अलायंस पार्टनर्स कहेंगे कि इनकी और सीटें कम कर दो, क्योंकि सब जानते हैं इनकी सीटें तो आनी नहीं है। लेकिन एक चीज ये बताइए कि ये जो हलफनामा भरा है प्रियंका वाड्रा ने जी चुनाव के लिए, उसमें बहुत सारी खामियां सामने आ रही है। पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि ये 75 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है इनकम टैक्स विभाग की तरफ,
और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो इनके पति वाड्रा की लंदन में है, उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। क्या ये माना जाए कि आधा अधूरा हलफनामा दिया है प्रियंका वाड्रा ने? देखिए, प्रॉपर्टी तक ही नहीं सीमित है। यहाँ पे दिखा रही है कि मेरे पास सिर्फ एक होंडा सिटी या कौन सी गाड़ी है जो मेरे हस्बैंड ने दी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और आप दिल्ली की सड़कों पे पहले, आजकल कोरोना तक तो कुछ समय पहले तक तो मैं बहुत देखती थी कि आप अगर रात को निकलते तो आपको 10-11 बजे के बाद लुटियंस दिल्ली में पूरे जोश शोश में बढ़िया बाइकें, बढ़िया स्पोर्ट्स कार और प्रॉपर बाइक गियर में घूमते हुए लोग दिखाई देते और सडनली सिक्योरिटी दिखती है, पता चलता रॉबर्ट वड्रा साहब और राहुल गांधी जी, जीजा जी और उनके साले जी साल निकले हुए हैं बाइक राइड के लिए, कार उसके लिए। और रॉबर्ट वड्रा जी तो अधिकतर पेज 3 पार्टीज पे और होटल्स पे डिनर्स पे दिखते हैं। कभी उनके पास 3-3, 4-4 करोड़ की जैगवार्स होती हैं, कभी उनके पास बेंटली होती है। तो ये सब जानते हैं ये कि किस तरीके की गाड़ियों से घूमते हैं। उनके जो कपड़े होते हैं खड़े खड़े 8-10 लाख के तो ये दिन में कपड़े पहन लेते हैं, जूतों से लेके बेल्ट, अर्म्स की बेल्ट, लुई विटॉन के जूते। आम जनता के बस की तो है नहीं वो खरीदना। तो वो सब कहीं से तो आए हैं ना, और उनका जिक्र नहीं है। इतनी बाइक्स है ना, मतलब अगर आप पुरानी मैगजीन्स उठा के देखें, जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी उस दौरान हीरो कहलाए जाते थे रॉबर्ट वड्रा साहब। अलग अलग बाइक्स पे कि मेरे ये शौक है, मेरे पास इतनी, अगर आपको मिले वो जरूर निकालिएगा। शायद हेलो मैगजीन में था, मेरे को याद है उस समय एक आर्टिकल आया था जिसमें इनकी लग्जरीज के ऊपर थी। अगर हम तभी के साथ आज कंपेयर कर ले, किसी के हाथ में लग जाए, तो मुझे लगता है कि इनका इलेक्शन कैंडिडेचर कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि उसमें वो स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पास इतनी गाड़ियां, और अगर वो उनके नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, तो फिर और ज्यादा सवाल उठता है कि वहां पे आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये मेरी गाड़ियां है और आप किसी और के नाम पे लिए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मुझे लगता है जिसपे और किसी को इस पर रिसर्च करनी चाहिए। आपको अंजू जी जरूर निकालनी चाहिए 2014 के पहले की, आई थिंक कॉस्मोपॉलिटन और ये सारी मैगजीन्स जो थी हेलो में, आपको उसमें ये आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बढ़िया 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 30-30, 40-40 लाख की बाइक्स बीएमडब्ल्यू की और हार्लीज और सब, जिसमें वो घूमने जाते हैं, जिनकी बाइक ही 50-50 लाख की है। सोचिए उनके पास गाड़ियां कैसी कैसी हैं। कहाँ जिक्र है उन बाइक्स का, कहाँ जिक्र है उन गाड़ियों का, कहाँ जिक्र है उस बाइक का जिसपे राहुल गांधी रात को निकलते हैं अपनी बाइकिंग करने के लिए। और इतनी प्रॉपर्टीज ये तो सब जानते हैं। जब प्रियंका वाड्रा जी से उनका घर लिया था, गुड़गांव का उनका फ्लैट जहाँ पे वो रहती हैं, वहां पे बेशुमार पैसे वाले लोग रहते हैं। और मैं समझती हूँ कि क्या ये भी देखना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा साहब के पास शादी से पहले क्या था, क्या एसेट्स थे, क्या उनकी फैमिली के पास एसेट्स थे, और वो किस तरीके की लाइफस्टाइल से रहते थे, और कैसे, जैसे वो पीरियड भी देखा जाए जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत पैसा है, पूरे देश को उन्होंने 54 ईयर्स लूटा है, तो कुछ साल बाहर रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन कैसे कैसे ये बढ़ा है। अब आपके पति का पैसा तो आपका ही है ना, ये तो आप बिल्कुल। कह नहीं सकते कि मैं इस्तेमाल नहीं करती। ये अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए बिल्कुल शैबली तरीके से प्रियंका वाड्रा ड्रेस हो जाती है, वो आजकल हो रही है जब से वो पॉलिटिक्स में आई है, वरना वो भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के घूमती थी। और आजकल आप देखेंगे सडनली एकदम शैबली ड्रेस आएंगी, अजीब मैच तक नहीं कर रहे होंगे कपड़े, मतलब देखने को कि क्या हो गया है, इतनी नौटंकी। हमें याद है आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, जिस तरीके की वो जीन्स और कपड़े पहन के घूमती थी। ये आप फेरागामो की बेल्ट पहन के, बहुत महंगी आती है वो चीजें, अब कहाँ पर गए अब? राधिका जी, वो असर मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब का हो गया होगा ना। केजरीवाल जी भी तो वो जो घरों में चादरें बिछाई जाती है उसके पैटर्न की शर्ट्स पहन कर आ जाते हैं। अब देखिए वो भी स्पेशली निकालते हैं, वो मफलर बांध के आना भूल गए क्या? मफलर का सीजन तो आ ही गया है, अभी 1-1.5 हफ्ते के बाद वो देखिए मफलर पहने भी नजर आए, क्योंकि आजकल वो आम आदमी बन गए, शीश महल से बाहर जो आ गए। देखिए, पहले वो पहनते थे लोकल मफलर, अब वो पहनते हैं अच्छे अच्छे बर्बरी के मफलर। पहले तो समझ आता था कि वो जब ये गरीब टाइप के कपड़े पहनते थे और इस टाइप के, कि उनके पास नहीं था पैसा। अब जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, बताइए टोटो तक पहुंच गए हैं क्या, तो उनकी टॉयलेट सीट है एक तरफ। आप हिमाचल में देखिए, देश की जनता से टॉयलेट सीट के ऊपर टैक्स वसूला जा रहा है। ये हालत है कांग्रेस पार्टी के राज्यों की, कि ये गिना जाएगा आपके घर में, आपके रेस्टोरेंट में, आपके ऑफिस में कितने टॉयलेट सीट और आप उस पर टैक्स दीजिए। कल को ये कहेंगे कितनी बार फ्लश खींचा, कितनी बार आप स्टूल पानी पास किए, वेस्ट कितनी बार यूरिन पास किए, उस पर भी टैक्स पानी दीजिए। वेस्ट कर रहे हैं आप, आधी अगला चीज। हाथ तो यही होगा कि आप कितनी बार खाना कम खाइए, ये करिए। तो मतलब जो लाखों की टॉयलेट सीट में वो लिस्ट देख रही थी कि मर्दों के लिए इतने पैसे, मतलब किस चीज के पर्दे हैं वो जो करोड़ों में।
हमारे भी घर है, आपका भी घर है, सुंदर घर है, हम लोग अपने पैसे से मेहनत से बनाते, इतने करोड़ों के पर्दे। मैं मेरे को याद है अंजू जी, मैं अपनी मदर के साथ ना खोल के बैठी, मैंने कहा देखिए, तो हमने सर्च किया ये कौन से वाले पर्दे हैं, आप बड़े से बड़े डिजाइनर के भी पर्दे लेकर, ये 30-30 करोड़, मतलब 15-15 करोड़, नहीं, कमाल का वो है। पर ये राधिका कम से कम चलो उसके बाद हुआ। राधिका जी समझी नहीं, आप समझी नहीं। वहां पर भी तो घोटाला है, 100 का पर्दा 10 लाख में दिखा दिया। वहां पर अब भी तो सीख तो मार्जिन इधर से रखा नहीं है गया। ना, देखिए मार्जिन आए है तो वहां। आम आदमी पार्टी उभरी तो कांग्रेस से ही है ना, कांग्रेस के साथ से ही है ना। अब आप कहते हैं कि उन्होंने, अगर आपको याद हो ये पूरा आंदोलन जब हो रहा था तो ये सब सामने आया था, अरविंद केजरीवाल साहब बहुत अच्छे दोस्त थे संदीप दीक्षित जी के, सब जानते हैं ये बात, और बहुत क्लोजली काम करते थे साथ में। और अधिकतर लोग जो आम आदमी पार्टी में थे, जैसे वो साहब है यादव जी, जो आजकल योगेंद्र कांग्रेस यादव का प्रचार का, योगेंद्र यादव जी अभी भी, पहले थिंक अभी टैंक में भी थे ना अभी राहुल पिट गांधी भी के। गए वो, पिट भी गए हाँ, थे वो वो अभी। बीच में गए, वहां पे उस पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए, फिर बाहर आ गए। अब उनको लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी आएगी तो वो बीजेपी की वोट काटेगी, पर उल्टा हो गया, इन्हीं की वोट काट ली। और कहते हैं ना, जब आप एक टेररिस्ट क्रिएट करते हो, आप देखिए जब भिंद्रावाला को इंदिरा जी ने क्रिएट किया, उसने यू टर्न लेके वापस उन्हीं को खत्म करने का काम किया। यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को क्रिएट किया, उसने यू टर्न लेके वापस इधर किया। जैसे कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को क्रिएट किया, उसने यू टर्न लेके इन्हीं को मारने का काम। तो आप जो मॉन्स्टर क्रिएट करोगे वो आप ही और को खाएगा, घटोट का आप खुद बन जाओगे। तो पॉइंट ये है कि उन लोगों ने सिखाया, उन्हीं से लोग निकल के आए, तो वही सीख थी। तो वो कर रहे हैं भ्रष्टाचार, और सब मिलके कर रहे हैं ना जी, अलायंस पार्टनर तो है ही, गठबंधन में है ही। सारा पैसा जो हरियाणा में लगा है कांग्रेस के पास भी, वहां से तो आया ही होगा जो शराब घोटाले का है, क्योंकि नेशनली तो गठबंधन में है ना। राहुल गांधी ने तो खुद जाके कहा कि मेरा वोट झाड़ू को गया, और केजरीवाल साहब ने कहा कि मेरा वोट राहुल गांधी को गया। मतलब कमाल की बात है ना, इतनी बॉनहोमी हो गई एकदम से कि कांग्रेस पार्टी में, जहां पे खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, उस मतलब मालिक रहते हैं राहुल गांधी, उस सीट पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, और जहां अरविंद केजरीवाल रहते हैं वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट। इतना भाईचारा, ये तो दो वो तो भाइयों के, उत्तर प्रदेश के भाइयों से भी ज्यादा भाईचारा हो गया। राधिका जी, वो तो आप भूल जाइए, क्योंकि अगर हम दोनों केजरीवाल के कांग्रेस या इंडी गठबंधन को लेकर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे पास घंटों भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि है ना। यही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 2024 में जनवरी महीने में एक लिस्ट जारी की थी और कहा था कि ये लोग भ्रष्टाचारी नेता हैं और ये हाँ, सदन में नहीं पहुंचने चाहिए। उनमें राहुल गांधी का नाम भी था, शरद पवार का नाम भी था, मुलायम का नाम भी सोनिया था, गांधी। का नाम भी था, और आज ही उन्हीं की गोद में बैठे हुए ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए। लेकिन मुझे ये समझाइए कि आप तो कांग्रेस में बहुत साल तक रही, अभी कल एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बाहर खड़े हैं और दरवाजे के बीच से झांकने की कोशिश कर रहे हैं। सामने एक बंदा खड़ा है जो दरवाजा कभी बंद करता है, कभी थोड़ा खोलता है, कभी, वो क्या ड्रामा था? हालांकि जब बवाल हुआ तो कहा गया नहीं नहीं वो तो अंदर थे। तो ऐसा क्या मजबूरी थी कि उनको पर्दे दरवाजे के बाहर खड़ा करना पड़ गया, क्योंकि पूरा परिवार चाहता था कि वो बाहर रहे? अंजू जी, 4 महीने पहले मैंने एक ट्वीट किया था और एक वीडियो भी बनाया था, और उसमें मैंने कहा था वो समय दूर नहीं है जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सीताराम केसरी बनेगा, और वही होता दिख रहा है। शुरुआत हो चुकी है। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि खड़गे साहब, चलिए मेरी उनसे विचारधारा पे आज लड़ाई है, मेरी उनसे नाराजगी है कि उन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया, मेरी गुहार नहीं सुनी, लेकिन आप उनकी उम्र देखिए, मतलब वो मेरे बिल्कुल। दादाजी की उम्र के हैं। कोई भी बुजुर्ग ऐसे दरवाजे पे खड़ा है और ऐसे झांक रहा है, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति थी वो। और मतलब मुझे बुरा लग रहा था। हम किसी बुजुर्ग को देखते हैं, सीनियर सिटीजन को देखते हैं, जिसको कष्ट हो रहा होता है तो दर्द होता है। मैं कह रही हूँ ना, मेरे को उनमें अपने दादाजी जैसी छवि दिखाई देती है, क्योंकि इतने बुजुर्ग है। ठीक है, उनकी राजनीतिक मजबूरी जो थी, जो उनकी पार्टी के मालिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहते थे, उन्होंने वो किया और मेरे को न्याय नहीं दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं और वो ऐसे दरवाजे पे खड़े। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी गांधी परिवार नॉमिनेशन भरने जाता है तो वो अपने नेताओं का, साथ के लीडर्स का, जो पार्टी चलाते हैं, और जो हमेशा वो ब्लेम लेते हैं। राहुल गांधी हारते तो ब्लेम कौन लेता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब लेते हैं, कभी गहलोत जी लेंगे, कभी कोई और लेगा, क्योंकि शहजादे को, राहुल बाबा को बचाने के लिए पूरा इकोसिस्टम काम करता है कि जीत होगी तो वो राहुल गांधी की, और जैसी हार होगी उनको ब्लेम लेना है। तो जो आदमी आपकी हर हार का ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है इस समय में, उन्होंने इस उम्र में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपने हाथों में लिया, डूबते हुए जहाज को
चलाने का काम कर रहा है, आपने उनको इतनी सी रिस्पेक्ट नहीं दी। और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सबको बराबर का हक दिलाना चाहता हूँ। बात बात को पूछते, बताइए सेना में कितने एससी हैं, बताइए फिल्म इंडस्ट्री में बताइए कितने एससी ओबीसी है, कौन एक्टर एससी है। आपके खुद के अरे मिस राष्ट्रीय इंडिया, अध्यक्ष, इंडिया बता दीजिए मिस कितनी। इंडिया, हाँ कितने हैं। और अब देखिए पहले उन्होंने शैलजा जी के साथ क्या किया, और अब खड़गे जी के साथ। अरे आपको, आपने एक दलित नेता, आपके सबसे बड़े दलित नेता आज वो है, पर इनकी तो आइडियोलॉजी है ना, अंबेडकर जी के साथ भी इन्होंने यही किया। दलितों को अछूत मानने का काम तो कांग्रेस पार्टी का है, और वो उसको अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की वो नस नस में, डीएनए में, रगों में है, क्योंकि उसी तरीके से, उसी अनटचेबिलिटी के चलते उन्होंने खड़गे साहब को बाहर खड़ा कर दिया। मतलब, और उसके बाद कहा जाता है कि अब वहां पे 5 लोगों के आप नाम दे सकते हैं, आपको बिल्कुल। पहले से बताना पड़ता है कौन आपके साथ जा रहा है, क्या उनको पता नहीं है? खड़गे जी का टूर प्लान पहले से बन जाता है, जब कहीं पे वो ट्रैवल करते हैं पहले ही सबको भेज दिया जाता है। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी केसी वेणुगोपाल साहब की, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो मेंशन करे? और क्या खड़गे जी ने बताया नहीं होगा कि मैं आ रहा हूँ? तो उनको जब पता सारे नहीं था। जानते हैं, आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश के सीएम वहां पहुंचे हुए थे, तो क्या जो अध्यक्ष है सब राष्ट्रीय बाहर खड़े पार्टी थे के, ना। नहीं जाएंगे? देखिए उनका, उन सब का काम, चाहे हिमाचल सुक्खू साहब हो, ब्रीफ केस लेके पहुंचे होंगे, क्योंकि आजकल प्रियंका वाड्रा जी की फंडिंग वो कर रहे हैं, वो भी लेकर आए होंगे कुछ सामान जो इतना लूटा है छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल जी। ये तो सब अपना पैसा लेकर आए हैं, चुनाव है वहां पे, तो पैसा तो चाहिए ना लड़ने को। तो ये तो बिल्कुल। उनके फंडर है जो उनका घर तक का खर्चा तक चलाते हैं। लेकिन देखिए ना कि आप पहले से ये तय नहीं कर सके कौन 5 जने, आपके हस्बैंड वहां, आपके भाई वहां, आपकी माता जी वहां, आपका बेटा वहां, ये बेटा। तो 4 जने हो गए। 5 शायद बेटी होगी, पता नहीं कौन है वहां पे, तो 5 जने कौन थे जो आपके साथ? क्या आप एक जने को बाहर नहीं बिठा सकते? मतलब बिल्कुल। हम भी चुनाव लड़े, मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, मेरा कोई पूरा परिवार तो नहीं गया था। जब मैं अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही थी अंजू जी, तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेरे साथ के लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको साथ लेकर गई। ठीक है, मेरे घर से मेरे माता पिताजी में से एक वहां पे थे और साथ रहे, और मैं पूरे अपने साथ के लोग, क्योंकि मेरे वर्कर हो, जो हमारे सीनियर लोग हैं, वो वहां रहे, जो वो ज्यादा जरूरी है ना, हम तो उनके सेवक हैं। हमारी फैमिली तो हमारे साथ हर अच्छे में हर बुरे में हमेशा रहेगी। क्या अगर मेरी फैमिली या प्रियंका वाड्रा की फैमिली उनके साथ नॉमिनेशन में नहीं जाती, तो क्या उनका फैमिली डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता? ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा मुझे एक तो चीज आप बताइए तय कि कर, पर ये आपको पता है अंजू जी, एक और बात, ये चीज हमने पुरानी नॉमिनेशंस में भी देखी है राहुल गांधी की। ये जब अपनी फैमिली को ले जाते हैं तो अपने बाकी के लोगों को बाहर कर देते हैं। ये लगातार होता है, ये पहली बार नहीं है। और फिर जब ऐसे देखा कि वीडियो कैमरा बन गया और जैसे ही पता चला कि उसकी इमेजेस जा रही है बाहर, तो फटाफट से कलेक्टर को नाम दिया गया और एक को बाहर भेजा। और ये पहले ही कर लेते। हम्म। अच्छा एक चीज बताइए कि अब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी बड़े तारीफ कर रहे हैं अपनी बहन की, बड़ी काबिल है, बड़ा ये क्या, बड़ा वो क्या। तो ये क्या अब जाकर ख्याल आया उनको कि इनको राजनीति में आना चाहिए, इलेक्टोरल? पहले क्यों नहीं आया? क्यों माँ से नहीं लड़ गए कि इनको अमेठी से उतार देते? खुद तो रायबरेली पहुंच गए, माँ ने गुहार लगाई बेटे की इज्जत रख लेना, तभी वो जीत गए शायद वहां से। लेकिन अपनी बहन के लिए भी तो कर सकते थे वो तो वहां आप वो क्यों नहीं किया गया? क्या दोनों के बीच में तालमेल है या कंपटीशन है? आपको याद है कि जब ये नॉमिनेशन रैली हो रही थी, जब सोनिया जी स्टेज पे थी, तो उन्होंने दोनों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को साथ खड़ा किया। आपने उस समय प्रियंका गांधी का चेहरा देखा था? वो चेहरा बहुत कुछ बयान कर रहा था। उनके चेहरे पे सारे एक्सप्रेशन थे कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए था। और जो 17-16 साल की उम्र से उस रायबरेली सीट पे कैंपेन कर रही है, और जैसा मैंने कहा, सोनिया जी तो जाती नहीं थी, प्रियंका गांधी ही वहां रहती थी। और जो 7 वाली सीट से किशोरी जी जीते हैं, जब वो रायबरेली संभाल रहे थे, तो वो प्रियंका जी के साथ ही काम करते थे। प्रियंका जी की ही पूरी टीम, अलग अलग प्रदेशों से लोग, कोई बिहार से, कोई और लोग, हर जोन के वहां पे रहते थे जाके, पूरे पूरे 5 साल अपने घर छोड़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जाके काम कर रहे थे। और सबका नेतृत्व भैया जी कहा जाता है ना, प्रियंका गांधी को फॉन्डली भैया जी बोलते हैं सब। तो भैया जी ही सबसे पूछती थी इस बूथ में क्या काम चल रहा है, मेरे सामने की बात है। तो जब वो इतना करती थी तो वो डिजर्व करती थी। जैसा मैंने कहा, जिसकी जिसने मेहनत करी है उसको उसका हक मिलना चाहिए। पर आपस में भाई बहन का क्या झगड़ा है क्या नहीं, वो लोग जाने, वो हमारी वो नहीं है। पर हाँ, जब वो सड़क, घर की डर्टी लिनन बाहर धुलने लग जाए ना, तो अच्छा नहीं लगता। और ये सभी जान रहे, अब कुछ छुपा नहीं है। द फैक्ट कि रायबरेली जो प्रियंका ने नर्चर करी, जहां पे काम किया और उनको वहां से ना लड़ा के
इधर भेजा जा रहा है, वो अपने आप वॉल्यूम्स बोलता है। और देखिए ना, एक और डायलॉग अगर आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने बोला, अगर मेरी बहन यहाँ से जीतती है तो वायनाड के 2-2 एमपी हों। उन्होंने ये नहीं बोला कि रायबरेली के भी 2-2 एमपी हों। वायनाड होगा तो 2-2 एमपी, और अगर जीत गई तो भी, लेकिन रायबरेली में एंट्री नहीं है, नो एंट्री। राहुल गांधी की सारी एंट्री वायनाड में है, लेकिन प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश से पैकअप कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं नारे लगने लग गए थे। और सब जान रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी का नेतृत्व एक बार फिर रीपैकेज होकर फेल हो गया। आप जितने रैपिंग पेपर बदल ले, कभी बो लगा ले, कभी फ्लावर लगा ले, कभी रिबन लगा ले, लेकिन सच्चाई तो ये है ना, रीपैकेजिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा है, रीलॉन्चिंग से फर्क नहीं पड़ पा रहा है। तो अंदर एक आवाज उठने लगी थी कि प्रियंका वाड्रा को कमान दे दी जाए, और वो बर्दाश्त कैसे होगा। तो उसका नतीजा ये है कि आप वायनाड में भेज दीजिए, शी विल बी वन ऑफ द 99 एमपीज अगर वो जीतती है। अभी तो देखें कि उनका कैंडिडेचर रहता भी है कि नहीं, जितनी डिस्क्रिपेंसी सामने आई है, क्या इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये, कहीं इसमें भी इन लोगों की चाल ना हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े वकील हैं, जो सिस्टम, जो लोग पूरा देखते हैं गांधी परिवार की नॉमिनेशन और कांग्रेस की लीडर्स की नॉमिनेशन, क्या उनको पता नहीं था ये सब है। आपके पास बेस्ट लीगल ब्रेन्स है, अभिषेक मनु सिंघवी जी से लेकर, और उनकी टीम जो उनके एफिडेविट, क्योंकि वकील के थ्रू आपने सब फाइल किया होगा, तो क्या उनको ये बातें पता नहीं, कैसे मिस कर गया सिंघवी साहब। और ये लोग तो वैसे भी रॉबर्ट वाड्रा के केसेस लड़ते हैं, तो सबको पता है कि असलियत क्या है, कितना रॉबर्ट वाड्रा के पास है, कितना नहीं है। क्या किसी ने उनको सही में गाइड नहीं किया, किसके कहने पे सही में गाइड नहीं किया, अगर गलत किया तो ये भी सोचने की बात है। और फिर और राधिका जी अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के केस भी लड़ते हैं, मनीष सिसोदिया के केस लड़ते हैं, सत्येंद्र जैन के, तो थोड़ा ध्यान उधर भी चला जाता है ना, इसलिए हो सकता है कि हाँ, जहाँ पे करोड़ों रुपए ज्यादा मिल रहे हैं वहां पे ध्यान ज्यादा जाएगा, पर राज्यसभा तो इधर से ही मिलती है, तो इधर तो ध्यान जाना चाहिए। नहीं, पहले वही मिलने वाली थी, स्वाति मालीवाल का खेल छोड़ दिया, वरना वहीं से ना मिलने ना वाली। राघव चड्ढा ने छोड़ी, कोई नहीं छोड़ता, स्वाति हाँ ठीक मालीवाल है, भी नहीं छोड़ेंगी। उनको पता है कि अगर वो पार्टी से बाहर भी चले जाएं तो भी उनकी राज्यसभा सीट को कुछ नहीं होने वाला, तो क्यों छोड़ेंगी, ये तो और वैसे भी राजनीति। क्यों छोड़ना चाहिए ना, उस महिला ने मेहनत करी है, वहां तक पहुंची है, बिल्कुल। जिसकी तो जो चलिए अब हक देखते बनता हैं, है। बिल्कुल, तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो हलफनामा दायर किया गया, इस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या होता है। और फिर बड़ा सवाल ये कि क्या सच में प्रियंका वाड्रा वहां से जीत जाएंगी या नहीं, या उसमें भी कहीं कोई पेंच बाद में नजर आता है। लेकिन आपने इस अभी विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, राधिका जी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।